Assalamu alaikum everyone. Joe, can you hear me? आवाज आ रही है सबको? यस मैम। क्या हाल चाल है सबके? शुक्र अल्लाह का। मैम आप सुनाओ। चलें जी. Let's start with today's lecture. Brief सा lecture है. We will be doing lecture number 4 today. All right. Today we'll talk about general orthopedic disorders. जिसमें we will study carpal tunnel syndrome, compartment syndrome, muscular dystrophy. Acha, carpal tunnel syndrome and compartment syndrome, you guys would have studied in anatomy. Does any one of you have any idea about carpal tunnel syndrome or compartment syndrome? Bachcho, I want you to wake up and participate. हाँ जी, anybody? Carpal tunnel syndrome क्या होता है? No one? किसी को कोई आइडिया नहीं है? Okay. Carpal tunnel syndrome जो है, it is space. मैम मैम कार्पल टनल सिंड्रोम में जो मीडियन नर्व होती है वो कंप्रेस हो जाती है। अच्छा, अब बताने का फायदा नहीं है बिकॉज मैंने स्लाइड चला दी है. सो लिसन, अब एक्चुअली हैंड में, ठीक है, ये सारी फिंगर्स हैं या जो भी रिस्ट वाले पॉइंट पे, यहाँ पे नर्व्स और आर्टरीज और वेन्स आर्म से हैंड में एग्जिट कर, ठीक है, एंड ऑल ऑफ दीज बोन हो गई, मसल, दे आर कवर्ड बाय a fascia which is known as flexor retinaculum. ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है. तो अब एक तरह से आप यूं समझो कि मैं इसका क्रॉस सेक्शन बनाती हूँ कि ये नीचे रिस्ट की बोन्स हैं, ठीक है, ऑल राइट, और यहाँ पे टेंडन्स फिर ऊपर से गुजर रहे हैं, फिर हमारे पास नर्व्स हैं, आर्टरीज हैं या जो भी, एंड फिर सबसे टॉप पे फ्लेक्सर रेटिनाकुलम. तो ये जो स्पेस है ना बिटवीन द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम एंड द बोन्स, जिसके अंदर आर्टरीज हैं, मसल्स हैं, सॉरी टेंडन्स हैं, वेन्स हैं, नर्व्स हैं. तो बड़ी एक कॉमन नर्व है यहाँ पे मीडियन नर्व, जो क्रॉस करती है फ्रॉम आर्म एंड एंटर्स द हैंड. अब फ्लेक्सर रेटिनाकुलम या फॉर एग्जांपल किसी भी पोजीशन में अगर आप अपना हैंड काफी देर के लिए वो फ्लेक्स पोजीशन में अपनी रिस्ट रखोगे, ये कोई इंजरी हुई है, ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम ओवरग्रो करके, उससे क्या होगा, देयर इज कंप्रेशन ऑफ मीडियन नर्व्स, ठीक है. अब मीडियन नर्व के कंप्रेशन, नर्व है ना, नर्व का फंक्शन है मोटर एंड सेंसरी फंक्शन. अब जब नर्व कंप्रेस हो गई है, दोनों फंक्शंस विल बी लॉस्ट. So this is known as carpal tunnel syndrome. ये actually tunnel होती है. Tunnel is a space between these bones and flexor retinaculum. Okay, just have a look here. ये आपको हैंड में दिखाया जा रहा है, ये कार्पल टनल. ये कार्पल टनल है जहाँ से मीडियन नर्व भी पास कर रही है, ठीक है. सारी उसकी डिफरेंट ब्रांचेस दिखाई गई हैं. एंड वी हैव ये मीडियन नर्व की मोटर और सेंसरी ब्रांचेस है ना, ठीक है. अब मीडियन नर्व, अगर आपको याद हो कि मीडियन नर्व सप्लाइज lateral 3.5 digits, ठीक है, lateral 3.5 digits मीडियन नर्व सप्लाई करती है, और मीडियल जो 1.5 digits हैं वो अल्नर नर्व सप्लाई करती है. तो जब मीडियन नर्व की कंप्रेशन होती है फ्लेक्सर ये कार्पल टनल में,
तो मीडियन 3.5 में सेंसरी लॉस भी होगा, हाथ सुन्न हो जाएगा, मोटर फंक्शन भी लॉस हो सकता है। ठीक है, अच्छा कॉजेस क्या हो सकती हैं? लोकल कॉजेस हो सकती हैं या सिस्टमिक कॉजेस हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल टेंडिनोसिस हो सकता है, अब बिकॉज कार्पल टनल है ना, वहां पे टेंडन भी गुजर रहा है, वहां पे नर्व्स भी गुजर रही हैं। लेट्स सपोज अगर टेंडिनोसिस हो गया या टेंडिनाइटिस हो गया, टेंडिनोसिस का मतलब है कि टेंडन की थिकनेस हो गई है, टेंडन की शीथ की थिकनेस हो गई है, या टेंडन इरिटेट इन्फ्लेम हो गया। सो कोई भी चीज जो टेंडन के पास पड़ी होगी वो कंप्रेस हो सकती है, उसको भी इरिटेशन या कंप्रेशन हो सकती है, दोनों चीजें। ठीक है, और if there is any swelling in the wrist area due to fall or blow to the wrist with or without carpal or distal radius fracture, कोई भी obviously like I told you कोई injury है to the wrist or with or without carpal or distal radius fracture। ठीक है, कार्पल डिसलोकेशन है, कार्पल बोन्स जो हैं आपकी रिस्ट बोन्स, उनकी डिसलोकेशन से नर्व कंप्रेस हो सकती है। प्रेगनेंसी में, हाइपोथायरॉयडिज्म में, अब डायलिसिस और हाइपोथायरॉयडिज्म में बॉडी में इडीमा हो जाता है, इडीमा से कंप्रेशन हो सकती है। प्रेगनेंसी में इडीमा भी होता है, ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ता है, उससे भी। रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोन्स की डिजीज है, जो बोन डिफॉर्मिटी होगी, और अगर बोन कुछ इस तरह से डिफॉर्म हुई है दैट इट में कंप्रेस द मीडियन नर्व। ओके, आप इसकी क्या मैनेजमेंट करते हो? डीकम्प्रेशन, सबसे कॉमन मैनेजमेंट जी कार्पल टनल सिंड्रोम की है डीकम्प्रेशन। आप सर्जरी करते हो, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम को कट कर देते हो, ठीक है, डीकम्प्रेस हो जाता है, या वो जो शीथ है उसको कंप्रेस कर देते हो, स्कार टिश्यू इज रिमूव्ड। ठीक है, अच्छा जस्ट गिव मी 1 minute, आई विल बी राइट बैक। ऑलराइट, नाउ वी टॉक अबाउट कंपार्टमेंट सिंड्रोम। ठीक है, compartment syndrome is a condition in which increased pressure within one of the body's compartments results in insufficient blood supply to tissue within that space. So there are two main types, acute compartment syndrome and chronic compartment syndrome. ठीक है, अच्छा कार्पल टनल सिंड्रोम में नर्व की कंप्रेशन है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम में आर्टरीज की कंप्रेशन। ठीक है, अभी लास्ट लेक्चर्स में वी टॉक्ड अबाउट फ्रैक्चर्स, एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू कि जब भी फ्रैक्चर होता है तो
बोन को स्टेबलाइज करने के लिए, अपनी पोजीशन पे रखने के लिए हम प्लास्टर चढ़ाते हैं, ठीक है, एंड दैट प्लास्टर इज रियली हार्ड, ठीक है। अब होता क्या है, कुछ लोगों में कंपार्टमेंट सिंड्रोम डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आई ऑलरेडी टोल्ड यू लास्ट लेक्चर में कि हम क्या कहते हैं कि लिम्फ को एलिवेट रखो आप, ताकि ब्लड फ्लो बैक टू द हार्ट इंक्रीजेस। ओके, तो ये लेग के कंपार्टमेंट सिंड्रोम बड़ा कॉमन होता है, ठीक है। यू कैन सी द swollen muscle compresses the blood vessels and nerves in the legs, ठीक है। ये देखो, ये टिबिया है, ये फिबुला पड़ी है। recall the anatomy, सर्जरी में एनाटमी बड़ी जरूरी होती है। we have interior compartment, we have the posterior compartment, ठीक है। इसमें अच्छा, पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है? पैथोफिजियोलॉजी में there is increased intracompartmental pressure in the interstitium, ठीक है, due to accumulation of necrotic debris and hemorrhage, ठीक है। अब डेब्री की वजह से, हेमरेज की वजह से, ये सेकेंडरी टू एनी अदर कॉज, अगर आपका इंट्रा कंपार्टमेंटल प्रेशर बढ़ा है, मसल हाइपोट्रोफी हो गई है, मसल इन्फ्लेमेशन हो गई है, मायोसाइटिस जिसे कहते हैं, so all of this could lead to intracompartmental pressure rise and compartment syndrome. So any condition that results in increase in compartment contents or reduction in compartment's volume can lead to development of acute compartment syndrome. Okay? अब क्या होगा, whenever the intracompartmental pressure is elevated, ठीक है, obviously जो साइड पे ब्लड वेसल्स पड़ी हैं, लेट्स सपोज ये एक मसल है, ये एक मसल है, इसके बीच में ये ब्लड वेसल आ रही है। अब अगर मसल का प्रेशर बढ़ गया, ठीक है, सॉरी मसल का साइज बढ़ गया, तो जो आर्टरी है वो कंप्रेस हो जाएगी, कंप्रेस हो गएगी तो आगे ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, इट इज कॉम्प्रोमाइज। सो ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज हो गया, आगे ब्लड नहीं जा रहा, तो यहाँ पे ब्लड जो है या प्लाज्मा इट विल एक्स्ट्रावेसेट और यहाँ इडीमा हो जाएगा इस लेवल पे, ठीक है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे कोई वेन्स हैं, लिम्फेटिक्स हैं, देयर फ्लो विल आल्सो बी कॉम्प्रोमाइज्ड। ऑल ऑफ दिस लीड्स टू इस्कीमिया। फाइनली एंड में क्या होता है, इस्कीमिया। लेट्स सपोज अगर फुट मसल्स को ब्लड नहीं पहुंच रहा, ischemia हो गया, and we have to release the compartment syndrome symptoms very quickly. अच्छा, now if we compare acute and chronic compartment syndrome, acute compartment syndrome it comes within minutes to hours, ठीक है। जो chronic compartment syndrome है, it lingers on for a longer period of time, मतलब नॉर्मली एथलीट्स को क्रॉनिक कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता है, ठीक है, बिकॉज उनके मसल्स हाइपरट्रोफी हो रहे होते हैं। तो एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम में नॉर्मली कोई ना कोई पैथोलॉजिकल कॉज होती है। सो इट इंक्लूड्स सिवियर पेन, पुअर पल्सेस ऑब्वियसली। अब आप खुद सोचो, ये मसल्स के बीच में एक आर्टरी जब कंप्रेस हुई हुई है, आगे ब्लड नहीं जा रहा, आगे जो पल्सेस होंगी वो वीक हो जाएंगी, ठीक है। सो वीक पल्सेस होंगी एंड इस एरिया में पेन भी होगा, स्वेलिंग भी होगी, इडीमा भी होगा, ठीक है। एंड नॉर्मली अब आप कॉजेज मुझे बताओ एक्यूट कंपार्टमेंट क्यों है, या फिर यहाँ पे कोई इंजरी हुई है पेशेंट को, इंजरी की वजह से मसल रप्चर हो गया है, बोन फ्रैक्चर हुई है, और जो फ्रैक्चर सेगमेंट है इट इज कंप्रेसिंग द आर्टरी, ठीक है। ये सारी एक्यूट, कोई भी एक्यूट पैथोलॉजिकल या ट्रॉमेटिक कॉज हो सकती है। क्रॉनिक, लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जनरल सी पेन होती है, वेग पेन होती है, डल बट स्ट्रॉन्ग, शार्प पेन नहीं होती, डल पेन होती है बट स्ट्रॉन्ग पेन, ग्रिपिंग पेन होती है लेग में, ठीक है। एंड ऑब्वियसली एथलीट्स में ये ज्यादा होती है, या वो लोग जो लेबर वर्क ज्यादा करते हैं, या हु आर एक्सेसिवली यूजिंग देयर लिम्स, ठीक है। सो दे विल नॉर्मली कम अप विद दिस काइंड ऑफ पेन, sorry, and they will come up with numbness as well, because artery के साथ साथ नर्व्स भी कंप्रेस हो सकती हैं। क्रॉनिक है ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है, ठीक है जी। अच्छा, अब एक्यूट जो कंपार्टमेंट सिंड्रोम है, इट इज अ मेडिकल इमरजेंसी,
we need to go for immediate surgical intervention. Please, guys, do remember we need to go for immediate surgical intervention. And what is the intervention? We call it fasciotomy. ठीक है, जो फेशिया है ना, जो मसल्स को सराउंड कर रहा है हम, और जो आर्टरीज जो बेसिकली कंप्रेस कर रहे हैं ना, अब लेग का एक कंपार्टमेंट है, लेट्स सपोज एक कबर्ड है, उस कबर्ड में सिर्फ 10 ग्लास आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर वहां पे इस वक्त कुछ लेट्स सपोज कुछ ग्लास वो स्वोलन है, या हम कुछ और चीजें अंदर उस कबर्ड में भर देते हैं, तो क्या होगा, वो कबर्ड फूलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। हम करते क्या है, हम कबर्ड की अगर एक वॉल में यू नो जस्ट ड्रॉ इट, आई थिंक ज्यादा अच्छा रहेगा। लेट्स सपोज दिस इज अ कबर्ड, फ्लेक्सिबल कबर्ड है, जिससे हमारी बॉडी की कंपार्टमेंट है, ठीक है, आपने उसके अंदर चीजें रखी हैं, अब अगर चीजें बहुत ज्यादा हो गई तो क्या होगा, कंपार्टमेंट फूलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये कंपार्टमेंट फूलेगा तो फिर क्या होगा, अब बॉडी के कंपार्टमेंट्स इस तरह फूलते नहीं है। ठीक है, लेट्स सपोज ये फ्लेक्सिबल बट रिजिड कंपार्टमेंट है, तो हम क्या करेंगे, हम स्कैल्पेल लेंगे, नाइफ लेंगे, और हम एक कंपार्टमेंट की वॉल को वहां पे कट दे देंगे, तो क्या होगा, कंपार्टमेंट के अंदर चीजें रिलैक्स कर जाएंगी। इसी तरह जो बॉडी का कंपार्टमेंट है, जहाँ इतने सारे मसल्स भी पड़े हुए हैं, नर्व कंप्रेस हुई हुई है, हम क्या करते हैं, जो ये सराउंडिंग फेशिया है ना मसल्स के अराउंड, हम उसको, या फिर जो ओवरऑल फेशिया है हम फेशियोटमी कर देते हैं। ठीक है, फेशिया को कट कर देते हैं, तो प्रेशर रिलीज हो जाएगा एक तरह से। जो क्रॉनिक कंपार्टमेंट सिंड्रोम में ये एथलीट्स में ज्यादा होता है, इसमें कोई कॉज नहीं होती, कोई पैथोलॉजिकल, नॉर्मली पैथोलॉजिकल कॉज नहीं होती, तो हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, आप पेशेंट को पेन किलर्स देंगे, मैनुअल डिकम्प्रेशन करते हैं, उसको कहेंगे अपने लिम्ब एलिवेट करो। ठीक है, सॉरी हम उसको नहीं कहेंगे कि वो अपनी लिम्ब एलिवेट करो, बिकॉज एलिवेशन ऑफ द लिम्ब विल रिड्यूस द ब्लड सप्लाई। अब देखो, ये लेग है, ये फुट है, यहाँ कंपार्टमेंट सिंड्रोम हुआ है, आगे ब्लड सप्लाई नहीं है। अब अगर मैं पेशेंट को कहूँ कि आप अपनी लेग एलिवेट करो, तो उससे क्या होगा, ब्लड फ्लो वापस जाएगा, मजीद यहाँ पे फुट में इस्कीमिया होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम में प्लीज डू नॉट टेल योर पेशेंट्स टू lift their limb. This will further reduce the vascular perfusion of the foot or any other affected region. Then we have muscular dystrophy. अच्छा, अब dystrophies की बात करते हैं। अब नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ बच्चों को बाय बर्थ उनके मसल्स अफेक्टेड होते हैं, दे हैव अ ग्रुप ऑफ मसल्स व्हिच आर अफेक्टेड। ठीक है, वीक होते हैं बाय बर्थ। ठीक है, इसी तरह दो बड़ी कॉमन मस्कुलर डिस्ट्रफीज हैं, एक डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रफी है और एक बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रफी है। ठीक है, तो वी हैव टू, डुशेन एंड बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रफी। ये आगे उनके प्रोटीन्स बताए हुए हैं कि बेसिकली ये होते क्यों है डिस्ट्रफी, बिकॉज मसल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। अब जब इस प्रोटीन की मैल फंक्शनिंग होगी, या मैल फंक्शनिंग क्यों होती है, जब स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी आती है, तो जब प्रोटीन की स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी आएगी जिसकी वजह से मैल फंक्शनिंग विल लीड टू मसल डिस्ट्रफी। ठीक है, अच्छा, जो डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रफी है, इसमें क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं पेशेंट के। डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रफी में जो प्रॉक्सिमल मसल्स है ना आपकी बॉडी के, जैसे हिप के अराउंड जो मसल्स हैं, आपके प्रॉक्सिमल लेग मसल्स हैं, ये बड़े वीक होते हैं। ठीक है, होता क्या है, लेट्स सपोज ये पेल्विस है और ये लेग्स हैं, ये थाइज हैं, और सॉरी अब मैं, लेट्स सपोज दिस इज पेल्विस, ये थाई, ये फिर फाइनली नी जॉइंट के बाद लेग एंड मेरे फीट आ गए। ठीक है, अब ये जो पेल्विस के मसल्स हैं और आपके ये थाई के मसल्स हैं, दे आर वीक। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि हम अपने हिप मसल्स क्यों यूज करते हैं, हम अपने थाइस को क्यों यूज करते हैं। whenever आप when you have to lift yourself from the ground, when you have to stand up from a seated position, you always use these muscles. आपके hip muscles जो हैं या thigh muscles,
they help you to elevate your lower limbs या your body from the ground या from seated position. आपने जब बैठ के खड़े होना है ना, seated position से whenever you stand, तो ये सारे मसल्स इसमें काम आते हैं, हेल्प आउट करते हैं. बट होता क्या है इन पेशेंट्स में, इन बच्चों में ये मसल्स होते हैं वीक. तो अब अगर आपने नोटिस किया होगा कि कुछ इनमें होता क्या है, इसके इनके अंदर ना ये जो काफ की मसल्स है ना, ये हाइपरट्रोफी कर जाती है. अब बॉडी कहती है भाई ये मसल्स तो वीक है, तो बॉडी जो काफ मसल्स है ना, कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म है ना हमारी बॉडी में, ये काफ मसल्स आपके हाइपरट्रोफी. इन पेशेंट्स को आप देखोगे ऐसे ड्रमस्टिक शेप इनकी काफ्स होती हैं ऐसे. ठीक है, ये काफ मसल एंड काफ टोन इंक्रीज हो जाती है. एंड ये बच्चे जो है ना, ये टोज पे वॉक करते हैं. ठीक है, अपने काफ मसल्स यूज करते हैं और वो टोज पे वॉक करते हैं. ठीक है, एंड बिकॉज दिस इज नॉट नॉर्मल वॉकिंग, सो इनमें फ्रीक्वेंट फॉल्स भी होंगी, फटीग भी होगी, डिफिकल्टी विद मोटर स्किल्स लाइक रनिंग, हॉपिंग एंड जंपिंग. ठीक है, ये डुचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. जस्ट हैव अ लुक एट दिस डायग्राम. ये गाउरे साइन होता है. अब आप नॉर्मली देखो एक बच्चा कैसे उठता है. ठीक है, अब गाउरे साइन आपको इस तरह याद रहेगा कि आपने ये देखना है, जो हमारे साथ हमारे घर में हमारे हमारे ग्रैंड मदर्स एंड ग्रैंड फादर्स, नानियां, दादियां, या फिर वो जिन इन नॉर्मली उनके भी मसल्स वीक होते हैं, हिप जॉइंट, हिप मसल्स या थाई मसल्स वीक हुए होते हैं. तो अगर आप नोटिस करोगे तो वो हमारे जो बड़े हैं वो भी इसी तरह से दे ऑलमोस्ट लिफ्ट देमसेल्व्स ऑफ लाइक दिस. ठीक है, अब एक बच्चा है, क्या करता है, अब उसने अगर इस तरह का बच्चा जिसको डिशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, उसके अंदर पॉजिटिव गाउरे साइन है. क्या गाउरे साइन है, जब उसने फ्लोर के ऊपर बैठा है, उसने खड़े होना है, तो वो क्या करेगा, पहले वो ये साइन बनाएगा. वो अपने हाथों की मदद से, बिकॉज उसकी ये मसल्स वीक है, तो वो अपने हाथों की मदद से अपनी बॉडी को रेज करेगा. फिर अपने हाथ नी जॉइंट्स पे रखेगा. ठीक है, नी जॉइंट्स पे रख के फिर फाइनली स्लोली स्लोली ऐसे खड़ा हो जाएगा. ठीक है, सो इज बेसिकली यूजिंग हिज अपर बॉडी टू सपोर्ट हिज लोअर बॉडी. और अगर इस तरह का साइन हमें नॉर्मली 80 या 90 इयर्स की जो हमारे ओल्ड एज के लोग हैं, हमें उनमें भी देखने को मिलता है कि व्हेन दे कैन नॉट सिट ऑन द फ्लोर, कहते हैं हम नहीं बैठ सकते, वरना हमें खड़े होने में मुश्किल होती है. क्यों क्यों व्हाई कैन दे स्टैंड अप, बिकॉज देयर मसल्स आर वीक. और कौन से मसल्स, प्रॉक्सिमल बॉडी मसल्स. अच्छा, अब इसके अंदर वही इन्वेस्टिगेशन में अगर आपको लगता है एक बच्चा आया उसमें डिशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, तो पहले तो आप डावर साइन करो. डावर साइन में आप उसको सिंपल बैठाओगे और आप उसे कहोगे प्लीज स्टैंड अप. और जब आप देखोगे कि पहले वो अपने हाथ स्ट्रेट परपेंडिकुलर रखता है फ्लोर पे, उसके बाद जी वो नीज के ऊपर रखता है, एंड फाइनली स्टैंड्स अप टू in an upright position, so this is positive Dower sign. Affected children usually tire more easily and have less overall strength than their peers. ठीक है, उसके बाद है जी creatine kinase levels in the bloodstream are extremely high. Creatine kinase ना मसल का एंजाइम है ज्यादा. ठीक है, ये हार्ट मसल में भी अगर आपको याद हो, जब मायोकार्डियल इंफार्क्शन उसमें भी रेज होता है, बट उसके अंदर CKMB रेज होता है, इसके अंदर CKMM रेज होता है. ठीक है, और आपने इलेक्ट्रोमायोग्राफी कराई, it shows weakness is caused by destruction of muscle tissue rather than by damage to nerves. So remember, ये जो Duchenne और Becker muscular dystrophy, इसमें nerve का कोई issue नहीं है, nerve is perfect. सिर्फ muscle destruction हो रही है, body में muscle tissue सही से बन नहीं रहा. So genetic testing can reveal genetic errors in XP21 gene. Muscle biopsy, जो muscle biopsy है वो फिर diagnostic test होता है आपका. बायोप्सी पे आप वो जो प्रोटीन है, डिफेक्टिव प्रोटीन है, उसको एनालाइज या विजुअलाइज कर सकते हैं. अच्छा, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, अब आप देखो इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सिंपल मैनेजमेंट है. आप सिंपल इन बच्चों को या इन पेशेंट्स को हम सिर्फ फॉर लाइफ इनको सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं. ठीक है, बिकॉज इनका जेनेटिक लेवल पे डिफेक्ट है, और यू नो कि जब भी जीन्स के लेवल पे डिफेक्ट हो, यू कैन नॉट क्योर दीज चिल्ड्रन. तो आप पहले तो स्टीरॉइड्स दो. स्टीरॉइड्स हम इसलिए देते हैं, मसल में अगर कोई इन्फ्लेमेशन है उसको रिड्यूस करें. बीटा 2 एगनिस्ट दे सकते हैं. बीटा 2 एगनिस्ट अगर आपको फिजियोलॉजी याद है, जहाँ पे आपने बीटा 2
beta 2 agonists जो हैं, they help in contraction of the muscle. Mild physical activity like swimming is encouraged. ठीक है, inactivity can worsen the muscle disease. And physical therapy is very helpful in muscle training. तो हम इनको certain exercises करवा सकते हैं, improve their flexibility and function and all that. ठीक है, orthopedic appliances में braces होते हैं, we can provide them definitely wheelchairs. ठीक है, they can improve. अच्छा, जो braces होते हैं ये joint की stability में होते हैं. हम hip joint braces दे सकते हैं, knee joint braces दे सकते हैं जी. they basically leg braces दे सकते हैं. ठीक है, so they can basically hold your joints, for example your ankle in place. ठीक है, appropriate respiratory support as the disease progresses. एंड कार्डियक प्रॉब्लम्स, अब ये जो जेनेटिक डिजीजेस है ना, उनमें बच्चों को एक से साथ साथ एक मसले के साथ साथ और भी बहुत चीजें हो जाती हैं. ठीक है, तो हमने विद लाइफ उनको जो जो मसले आ रहे हैं उनको सिंपल मैनेज करना है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट. ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, इन बच्चों में कॉन्ट्रैक्चर्स बनने के बड़े चांसेस हैं. जिनको डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है उनमें कॉन्ट्रैक्चर्स बनने के बड़े चांसेस होते हैं. तो उसमें हम फिर, अगर आपको लगता है कि कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वहां फाइब्रस टिश्यू आ गया, तो सिंपल सर्जरी से उस कॉन्ट्रैक्चर को रिलीज कर. ओके, व्हाट इज सर्जिकल ट्रीटमेंट? अगेन आई टोल्ड यू कि सर्जिकल ट्रीटमेंट में आपने कॉन्ट्रैक्चर्स रिलीज करने हैं उनके. अगर इनके साथ साथ पेशेंट को स्कोलियोसिस हो सकता है. स्कोलियोसिस क्या होता है? स्पाइन ये यूं हो जाती है आपकी. ठीक है, that causes spine to curve in an abnormal way and it can lead to disability. ठीक है, अब spinal fusion surgery, it is an effective way to strengthen and stabilize the bones of the spine. ठीक है, strengthening and straightening the spine, it helps to preserve lung function. ठीक है, so spinal fusion surgery भी इनमें करते हैं. ये देखें जी, ये spinal, ये है आपकी इनकी spine ऐसे हो गई है. You can see x-ray पे. ऑब्वियसली अगर स्पाइन ऐसे होगी तो लंग्स भी कंप्रेस हो सकती हैं. ये देखो, पेशेंट बिल्कुल स्ट्रेट पीए व्यू है. हमने क्या किया, हमने स्पाइन जो वर्टिब्री है उनको स्ट्रेट किया. ये साइड्स पे क्या लगे हुए, एक्सरे में क्या नजर आ रहे हैं आपको? मैम स्क्रूज एंड प्लेट्स हैं, सपोर्ट किया हुआ है साइड. सॉरी, स्क्रूज और प्लेट्स लगी हुई हैं. वेरी गुड. स्क्रूज और रॉड्स लगे हुए हैं. प्लेट्स भी होंगी, बट ये फिलहाल इसमें ये रॉड्स नजर आ रहे हैं, प्लेट्स हैं एंड स्क्रूज हैं. ठीक है, वेरी गुड. अच्छा, उसके अलावा आप टेंडन रिलीफ सर्जरी, अब ये जितनी भी चीजें हैं ना, दिस ऑल डिपेंड्स के पेशेंट को क्या क्या मसले हो सकते हैं. अब लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू, टेंडन कौन सा होता है? इसमें एक्लिस टेंडन होता है. ये पेशेंट के जो काफ मसल्स है ना, ये हाइपरट्रोफी हो जाते हैं. जब ये हाइपरट्रोफी होते हैं, यहाँ टेंडन पड़ा हुआ है, ये टेंडन बहुत स्ट्रेच हो जाता है. जब ये टेंडन स्ट्रेच होता है ना, तो अब वो जो बच्चा है, चिल्ड्रन, दे कैन नॉट पुट देयर foot on the ground. ठीक है, they cannot place their feet on the ground. तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कट देके इस टेंडन में एक दो कट्स दे देते हैं. अब कट्स देंगे तो जो टेंडन में जो टेंशन है वो रिलीज हो जाता है. ठीक है, तो ये इसमें एक्लिस टेंडन में हम कट देते हैं. ठीक है, so the tendon is made of thick inflexible fibers which need to be cut to allow for a thorough repositioning of the body. ये भी एक इसमें सर्जरी कर सकते हैं. ये देख लें जी, कट दिया है, लेंथन्ड टेंडन रिपेयर विद सूचर्स एंड ऑटोग्राफ्ट. ये इस तरह से हम उसकी लेंथनिंग जो इसको कट करके उसको शॉर्ट. ठीक है, बिफोर इट वाज लाइक दिस, इस तरह फुट है बिकॉज द पेशेंट कैन नॉट प्लेस हिज फुट ऑन द ग्राउंड. ठीक है, आफ्टर वी हैव कट द टेंडन, उसको स्ट्रेंथन भी किया, उसको स्ट्रेटन किया, सीधा कर दिया, तो फुट वापस ग्राउंड पे आ जाए. ठीक हो गया. मैं इसके अलावा आपसे एक और शेयर करती हूँ. ठीक है जी, so that we can compare Duchenne and Becker's muscular dystrophy.
Just okay. Share. Guys, can you see the image? Bachcho, can you see the image? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. So we have DMD versus BMD. ये बेकर और डिशेन दोनों में ऑलमोस्ट सेम चीज है, बट जो डिफरेंसेस हैं वो इसमें डिस्ट्रोफिन जीन दोनों में डिफेक्टिव होता है। डिशेन में टोटली वो एब्सेंट होता है ये डिस्ट्रोफिन जीन, बट बेकर्स में इट इज पार्शली फंक्शनल। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है मीन एज ऑफ ऑनसेट, 3 to 5 years and 12 years। जो डिशेन है ये बच्चों में ज्यादा पाया जाता है 3 to 5 years में, और जो बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है ये 12। अब ये दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अब आप खुद देखो डिशेन मस्कुलर में पूरे का पूरा जीन ही डिफेक्टिव है, तो जल्दी डिजीज मैनिफेस्ट होगी। ठीक है, जल्दी डिजीज अपने आप को शो करती है। बट बेकर्स में इट इज पार्शली फंक्शन, मतलब तकरीबन 50 to 40% उसका फंक्शन अभी है। तो विद एज जैसे बच्चा बड़ा होगा उसके मसल डिमांड्स बढ़ेंगी, तो फिर उसको मसल वीकनेस होना शुरू होगी। ठीक है, इसलिए ये 12 इयर्स पे। डिजीज प्रोग्रेशन डीएमडी में फास्ट है ऑब्वियसली, बिकॉज जीन तो बिल्कुल ही नहीं है। बीएमडी में चलो थोड़ी बहुत अभी मसल फंक्शन रिजर्व्ड है, इसीलिए डिजीज प्रोजेक्शन प्रोग्रेशन इज स्लो। अच्छा जी, मीन एज एट बिकमिंग नॉन एम्बुलेटरी, मतलब बिल्कुल मूव नहीं कर सकेगा पेशेंट, डीएमडी में 12 इयर्स एंड बीएमडी में 25। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये मिड 20s है, इधर 40s है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ऑनसेट ऑफ कार्डियोमायोपैथी, अच्छा इन पेशेंट्स में ना जो सबसे कॉमन मसला होता है वो होता है कार्डियोमायोपैथी। अब डीएमडी में इट यूजुअली फॉलो स्केलेटल प्रोग्रेशन, मतलब डीएमडी में पहले स्केलेटल मसला होगा फिर कार्डियोमायोपैथी, बीएमडी में पहले कार्डियोमायोपैथी होगी कोई भी और फिर स्केलेटल मसला होगा। ठीक है, ठीक हो गया बच्चों? Yes, ma'am. Oh, anything else? Any question regarding today's lecture? बहुत सिंपल सा आज का लेक्चर था, बट आपने बुक्स खोल के ये बेकर्स एंड डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जरूर पढ़नी है। ये बहुत कॉमनली आस्क्ड डिस्ट्रॉफीज हैं इन एग्जाम। Yeah. Okay, let me take a screenshot so that I'll mark your attendance afterwards. Excuse me, ma'am. Yep. मैम मेरे पास जो है वो लिंक की मेल नहीं आती है। बच्चे बिकॉज जो सारे लिंक्स हैं वो मूडल पे अपलोडेड है ऑलरेडी। Okay. मैंने जो जो आपको लेक्चर्स होने वहाँ स्केड्यूल किए हुए हैं, तो आपने वहीं से जाके यू सिंपली हैव टू स्टार्ट और ज्वाइन द मीटिंग। ओके मैम। ऑलराइट, आप मूडल Okay. पे एनरोल्ड हो ना? यस मैम, मैं इनरोल हूँ। हाँ, बस सब बच्चे, अगर कोई एनरोल्ड नहीं है यू प्लीज ईमेल मी टुडे, आई विल एनरोल यू इंशाल्लाह। और बाकी जो सब एनरोल्ड हैं, all the meeting links are available on Moodle, so you guys are requested to please join from there। ठीक है, अब आपको सेपरेट ईमेल नहीं आएगी। ओके मैम। चलें जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। अच्छा बच्चों, आई वांटेड टू टेल यू वन मोर थिंग। मैंने आपको बुक तो बता दी थी बेले, ठीक है, सर्जरी की, बट इसकी शॉर्ट फॉर्म एक और बुक है जिसको हम कहते हैं डोगर, सर्जरी। उसके भी 2 वॉल्यूम्स हैं, बट वो एक तरह की समरी है बेले की। सो प्लीज स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम डोगर। अगर आप लोग बेले, बहुत एक्सटेंसिव बुक है,
So I would suggest you to buy Doger. ठीक है? Let me just share an image as well ताकि आपको idea हो जाए. Okay. I'm going to share this picture. Can you guys see the picture? Yes, ma'am. ये है जी अब्दुल वहाब डोगर. ठीक है, इसके 2 वॉल्यूम्स हैं आई थिंक. हाँ, 2 ही है, वॉल्यूम 1 एंड 2. ये आप लोग ये बुक से पढ़ना शुरू हो जाओ. ठीक है, और आपका पेपर वगैरह भी सब इसी बुक से ही बनता है. ठीक है, बट बाकी ये है बिकॉज इस बुक में जैसे ऑर्थोपीडिक वाला जो चैप्टर है जो विच वी आर स्टडीइंग नाउ, बहुत एक्सटेंसिव डिटेल में नहीं है, बहुत थोड़ा है. तो जो चीजें, कुछ चीजें आपको लेक्चर में मिलेंगी जो इस बुक में नहीं है. So for that, you guys should refer Bailey. Challenge. Thank you so much, everyone. Take care. Allah Hafiz.